हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आप सबको अपने पाई क्लासेस में। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अपना चैप्टर नंबर 2 है। देखिए बच्चों, मैं एक सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है स्कोर 90 सीरीज। इस सीरीज में मैं पहले ये चैप्टर आपको करा रहा हूं, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में मैं आपको ना केवल डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना है या फिर न्यूमेरिकल कैसे डील करना है, मैं आपको फिजिक्स की हर एक बारीक से बारीक चीज बताकर चलूंगा कि भाई आपको किस तरह से फिजिक्स को अपनी को एकदम बढ़िया से स्ट्रॉन्ग करना है। अब जो बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी है, जो हाई लेवल पर पहुंच गया है वो भी है, जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है उसके लिए भी है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कराते हुए चलेंगे साथ में। फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि न्यूमेरिकल को डील कैसे करना है। तो हर एक चीज इस पूरी वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखना। इफ यू लाइक, आपको लगे कि भाई उस तरह का कंटेंट सर ने दिया एकदम जबरदस्त तरीके से, तो भाई प्लीज वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये स्कोर 90 सीरीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 है, नाम है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसकी जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है, इस डेफिनेशन को थोड़ी देर बाद समझाता हूं, पहले आप समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है भाई, तो मान लो बेटा ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ है ना। ध्यान से समझना कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज को हम लोग उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, है ना। इस चार्ज को उठाकर कहां ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप बोलोगे सर जब हम इस चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे इसका काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे लेकर आना पड़ेगा। तो जब भी मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आऊंगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वर्क डन करना पड़ेगा। बस इसी वर्क डन का नाम क्या है भाई? इसी वर्क डन का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जब भी मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ता है और इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम है। सपोज ऐसे कर लो, आपको देखो दिमाग में डालने के लिए अब रटना नहीं है, डेफिनेशन को बिल्कुल समझना है। तो ऐसे समझ लो कि भाई आप अपने स्कूल से घर आते हैं, अब घर से आपने बैग डाला और बैग डालकर आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं ट्यूशन, या फिर आप कहां जा रहे हैं? अपने स्कूल जा रहे हैं। तो आपको अपने घर से स्कूल जाने के लिए, घर से किसी एकेडमी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वही वर्क डन क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल हो जाएगा। तो वैसे ही किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर कहां लेकर आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या काम करना पड़ रहा है? एक वर्क डन करना पड़ रहा है। इसी वर्क डन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई लिखा हुआ है द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उस वर्क डन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। क्या हो जाता है बेटा? V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। यानी V वर्क डन के बराबर है जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर ला रहे हैं। यानी V यानी पोटेंशियल किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल है जब किसको लेकर आते हैं? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं। बात समझ में आई? यस। अब हमें एक बात समझाओ, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने कहा था ना कि हर एक छोटी से छोटी चीज बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में अटैक करे। ठीक है, देखो क्या काम करना है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने बार बार आपको डेफिनेशन समझाई है, अब दो बात समझो कि भाई मैंने कहा कि मैं इसको किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आ रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मुझे उसके अगेंस्ट आना पड़ रहा है, और जितना मैं अगेंस्ट आ रहा हूं ऐसे इसके पास आऊंगा, अब सोचकर देखो, उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। जितने इसके नजदीक आएंगे उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना, बहुत ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलता हूं तो यानी मुझे वर्क डन हाई करना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो तो भैया वर्क डन यानी आपको ज्यादा करना पड़ता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आप भी ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो वर्क डन आपको उतना ही कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटे? उतना ही वर्क डन आपको कम करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है कि सर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाओगे तो वर्क डन कैसा होगा? सर वर्क डन कैसा होगा? कम होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आओगे, उसके अगेंस्ट काम करोगे तो वर्क डन हाई होगा। सीधी बात समझ में आई? अच्छा, तो यहां से क्या बताना चाह रहे हो सर? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे वर्क डन आपका क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी डिस्टेंस है? ज्यादा डिस्टेंस है तो वर्क डन क्या होगा? कम होगा। कम डिस्टेंस है तो वर्क डन हाई होगा। अब वर्क डन हाई होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कम या ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जो पोटेंशियल है इस हिसाब से वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो मैं फिर से समझाता हूं कि मान लो मैं यहां हूं, यहां मान लो मुझे एक चार्ज को लाने में 12 जूल काम करना पड़ रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने में। तो जब मैं इसके नजदीक आऊंगा, आप सोचकर बताओ क्या होगा? अब वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा या कम? तो बोलोगे सर हाई करना पड़ेगा। अब 12 से ये हो गया 20, फिर और पास आया, अब 20 से हो गया 40, फिर और पास आया तो ये हो गया 60, फिर और पास आया तो सर ये हो गया 80, फिर और पास आया तो सर ये हो गया 100 जूल ऑफ वर्क। बात समझ में आ गई? तो जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आओगे वर्क डन उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाओगे ऐसे, तो आपको उतना ही वर्क डन कम करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सर पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल की भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई? यस। तो ये है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हमने समझाया कि क्या होता है। आई होप आपके दिमाग में हिट किया होगा कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे काम करता है। अब बात यह है सर इसकी एसआई यूनिट क्या है ना? अभी ये समझ लेते हैं पहले। तो सर पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, है ना? पोटेंशियल को हम किस में मेजर करते हैं सर? वोल्ट में मेजर करते हैं। इसका जो ये वोल्ट किस में मेजर होता है, किस डिवाइस से मेजर होता है? तो उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, है ना? वोल्ट मीटर। अब एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करो कि वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है। मान लो कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है ना? यहां मैं आपको सर्किट बनाकर दिखा देता हूं। भाई ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट का मुझे क्या काम करना है? बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से करंट पास हो रहा है। अब करंट पास हो रहा है तो ये क्या करेगा? बल्ब जलेगा। समझ में आई ना बातें? अच्छा जी। तो सर जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मुझे पोटेंशियल नापना है कि इसके पोटेंशियल क्या है, ये कितना पोटेंशियल यहां पर दे रही है। कौन? बैटरी। तो आप बोलोगे सर इसको मेजर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? वोल्ट मीटर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर वोल्ट मीटर इसमें कैसे लगाएं? तो हमेशा जो वोल्ट मीटर लगता है वो पैरेलल लगता है। दो तरह से होते हैं ना, सीरीज और पैरेलल। तो हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है बेटा? पैरेलल में। इसको नोट डाउन कर लेना, आगे काम आएगा। कहां काम आएगा? चैप्टर नंबर 4 में। जब आप मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे तो मैग्नेट वाले चैप्टर में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो वहां आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझ लेना कि सर वोल्ट मीटर हमेशा किस में ऐड होता है? पैरेलल पोजीशन में लगाया जाता है किसी भी सर्किट के, जिसका हमें क्या करना है? वोल्ट मीटर से वोल्ट मेजर करने की कितना पोटेंशियल का वोल्ट इसमें जा रहा है। बात समझ में आया? ठीक है। दूसरी सर ये कैसी एसआई यूनिट, कैसी क्वांटिटी है? तो अगर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो सर ये क्वांटिटी हो जाती है स्केलर। कैसी क्वांटिटी हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है बेटे, ध्यान रहेगा कि ये कैसी क्वांटिटी हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अब तीसरी और मेन बात ध्यान रखना है कि सर ये जो पोटेंशियल है ये कैसे मूव करता है ना? तो मान लो हमारे पास में एक चीज है, मैं आपको समझा दूं, ठीक है। जैसे आपने समझा होगा सर क्लास 11th में आप लोगों ने समझा होगा कि सर जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है और तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक कि दोनों की हीट सेम ना हो जाए। यही तो बात है। अच्छा जी। तो यानी पोटेंशियल भी हायर पोटेंशियल वैल्यू से,
ठीक है, हायर पोटेंशियल वैल्यू से, ठीक है, हायर पोटेंशियल वाले वैल्यू से किस में जाती है, लोअर पोटेंशियल वैल्यू में जाती है, लोअर पोटेंशियल वैल्यू में जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया, लोअर पोटेंशियल वैल्यू में जाती है और तब तक जाती है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बात समझ में आई, यानी हायर पोटेंशियल वैल्यू से लोअर पोटेंशियल वैल्यू में जा रही है। कौन जा रहा है भाई, तो सर कौन कैरी होता है, जैसे आप ये करोगे सर, ये दो प्लेटें हैं, इस प्लेट पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे दोनों पर इक्वल चार्ज है। तो ये जो होता है सर, ये जो पॉजिटिव है इसको हायर पोटेंशियल कहते हैं, हायर पोटेंशियल पर कहते हैं, और जो ये माइनस होता है इसको लोअर पोटेंशियल पर कहते हैं। किस पर कहते हैं, लोअर पोटेंशियल पर। देखो ध्यान से समझना, एक एक बच्चे है ना, बहुत बेहतरीन बातें आपको समझा रहा हूं, इनसे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा हायर जो पोटेंशियल है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, और जो लोअर पोटेंशियल है यानी नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, सर ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ए और बी, इन दोनों पर चार्ज का अमाउंट अलग अलग है। क्या है, चार्ज का अमाउंट अलग अलग है। इस पर हाई अमाउंट में चार्ज है और इस पर लो अमाउंट में चार्ज है। ठीक है, हाई अमाउंट में चार्ज है, लो अमाउंट में चार्ज है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अब ये बताओ कि चार्ज ए से बी में जाएगा या नहीं जाएगा, है ना, है ना क्वेश्चन बढ़िया। तो आप बोलोगे सर जब दोनों के पोटेंशियल सेम है तो जो पोटेंशियल है, जो चार्ज का ट्रांसफर है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता इसके पास ज्यादा है या इसके पास ज्यादा है, वो डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल हाई है और किसका पोटेंशियल लो है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो हमेशा चार्ज ना तो ए से बी में जाएगा ना बी से ए में आ जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। चलिए एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो ये है सर एक वायर, इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है जो हमारे घरों में लाइट आती है उससे। इस वायर के ऊपर आपने देखा होगा कभी कोई पक्षी आकर बैठ जाता है ना, कोई बर्ड आकर इस पर बैठ गई। अब ये बताओ कि सर उस बर्ड को करंट क्यों नहीं लग रहा, सवाल है या नहीं है, पॉइंट नोटेड। ठीक है, आप बोलोगे सर इस बर्ड को करंट क्यों नहीं लग रहा, जबकि इसमें तो हाई अमाउंट का वोल्टेज जा रहा है और इस बर्ड में तो सर कोई पोटेंशियल है ही नहीं, ये तो जीरो पोटेंशियल पर है। तो अब बताओ, अब आप ये सोचोगे कि सर करंट इसमें ट्रांसफर होना चाहिए तो इसमें लगना चाहिए, इसमें चार्ज जाना चाहिए, चार्ज जाना चाहिए तो इसको शॉक लगना चाहिए, शॉक लगना चाहिए तो बर्ड गिर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रीजन ये है क्योंकि जैसे ही बर्ड इस दोनों तार इस तार पर आकर बैठेगी तो दोनों पैर उसके कहां होंगे, वायर पर होंगे। जैसे ही वायर पर हुए तो भैया इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। अब ध्यान से सुनो, बर्ड के पास कोई चार्ज था नहीं, जीरो चार्ज था। इस वायर में कितना चार्ज था सर, इसमें तो हाई अमाउंट का चार्ज जा रहा था, लेकिन फिर भी बर्ड को शॉक नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही बर्ड इस तार पर आकर बैठेगी तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो चार्ज जो है इस वायर से बर्ड में नहीं जाएगा, और जब चार्ज वायर से बर्ड में नहीं जाएगा तो उस बर्ड को कोई शॉक नहीं लगेगा। पॉइंट बी नोटेड, ध्यान रखना कि चार्ज तभी ट्रांसफर होंगे जब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, एक हाई पोटेंशियल पर होगा, एक लो पोटेंशियल पर। एक लो पोटेंशियल पर है, दूसरा हाई पोटेंशियल पर है, तभी चार्ज ट्रांसफर होता है ए से बी में। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो कि सर जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, नोट कर लो इस चीज को, ठीक है, तभी बर्ड को कोई शॉक नहीं लगता। इवन आपने अपने घरों में कुछ इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, वो हाथ से ही ऐसे टाइट कर देते हैं। अब रीजन क्या होता है, आप घर पे ट्राई नहीं करना, कोई भी ऐसे स्टंट दिखाने की कोशिश नहीं करना। फिजिक्स पढ़ ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आ गया, उसके कुछ तौर तरीके होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिशियन क्या काम करता है, पैरों में शूज रहते हैं या स्लीपर वगैरह उसके रहते हैं, उसके बाद वो क्या काम करता है, किसी ऐसी टेबल पर या फिर स्टूल पर जो प्लास्टिक का बना होता है उस पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि भाई वो अर्थ के संपर्क में नहीं है,
अर्थ उनसे दूर है। जब अर्थ उनसे दूर है तो मतलब वो अर्थिंग नहीं होगा। अब जैसी वायर है तो वायर को ऐसी अपने हाथ से मोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वायर और उनकी बॉडी दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। समझ में आई कि नहीं आई? जैसी वायर को टच करा तो उनका ये हैंड और जो वायर है वो दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए। अब सेम पोटेंशियल पर हो गए तो करंट जाएगा नहीं, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मींस क्या, उसको कोई शॉक नहीं लगेगा। तो इस तरह से काम होता है। तो कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई जो कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, आई होप सो। अब आगे की बात करते हैं कि सर जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी जब भी कोई चार्ज है वो किसी ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स में रखा गया है जो कि कंजर्वेटिव है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स होता ही कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या उठाकर रख दिया, चार्ज को उठाकर रख दिया, और चार्ज को हम डिफरेंट पाथ से किसी एक लास्ट पोजीशन तक लेकर जा रहे हैं। तो बताइए पोटेंशियल क्या होगा? तो आप सबका जवाब ये होना चाहिए कि सर जो पोटेंशियल है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ये डिपेंड नहीं करता। सपोज करो कि मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस पाथ के थ्रू लेकर आ रहा हूं, ऐसे लेकर आ रहा हूं सीधा सीधा। अब अगर मैं इसको, ठीक है, ये मैं लिखा रहने देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस चार्ज को यहां से शुरू करते हुए ऐसे, फिर 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 ऐसे, ये लेकर आऊं, तो सर आप कहोगे सर यहां पाथ ज्यादा कवर हो रहा है तो यहां वर्क डन ज्यादा हो रहा होगा, और यहां पाथ कम कवर हो रहा है तो यहां वर्क डन कम हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं होता। यह बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि पाथ किससे आ रहे हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिपेंड इट्स फर्स्ट पोजीशन एंड द लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए आगे मैं इसका एक फॉर्मूला और लिखूंगा जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द चार्ज ट्रेवलिंग बाय विच। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ध्यान से समझना। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या बताने वाले हैं हम आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको समझ में आ रहा है इसमें। आइए प्यारे बच्चों, है ना, आपको अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैंने समझाई। आई होप को आपको मजा आया होगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि केवल आपको समझना नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें लेकर चलनी है कि थ्योरी कैसे करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि जब आप एग्जामिनर की तरह सोचेंगे तभी आप एग्जाम को टारगेट कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाया करो, ठीक है। मैं भी बहुत सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा उनमें से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अभी आपने इतने सारे सब कुछ चीजें पढ़ी जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे मान लो उसकी छोटी बहन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस उसका छोटा बहन या भाई है। अब ये क्या काम करता है? सेम डेफिनेशन है, लेकिन हमने क्या काम किया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दो पॉइंट बना लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है। अब किसी चार्ज को या तो बी से ए तक लेकर आ रहे हैं या ए से बी तक लेकर जा रहे हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज को जब हम ए से बी या बी से ए तक लेकर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा यहां भी। तो बस इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर ये और ये, इन दोनों के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। चार्ज तो तभी ट्रांसफर हो सकता है, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा और इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, ठीक है। तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन क्या हो जाएगा आपका बेटे? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं VA माइनस VB और W अपॉन Q, ठीक है। ये मॉड में क्यों रखा जाता है? कोई बच्चा इसका आंसर देगा? बताइए मॉड में क्यों रखा जाता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल हमेशा हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू में जाता है, ठीक है, जिसको नहीं पता था। तो अगर ये माइनस हो गया तो मतलब पोटेंशियल उल्टा ट्रेवल कर रहा है, लोअर से हायर में ट्रेवल कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ये मॉड में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन W के लिए समझ लो कि अगर W पॉजिटिव है, ठीक है, अगर W क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या इंडिकेट करता है? और W नेगेटिव है तो क्या इंडिकेट करता है? अगर W पॉजिटिव है यानी वर्क डन आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब द वर्क इज डन बाय आउटसाइड,
ठीक है, बाय आउटसाइड, यानी किसी बाहर से हम क्या कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। लेकिन अगर W नेगेटिव है तो आप लिखोगे सर वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड सेल्फ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही काम कर रहा है, फिर खुद ही वर्क डन कर रहा है, खुद ही चार्ज को भेज रहा है। तो फिर W अगर नेगेटिव हो गया तो बताता है कि वर्क डन किसके द्वारा किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन अगर W हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है जो वर्क डन है वो बाहर से किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड पर किया है। समझ गए ना, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, ये मॉड में रहेगा, जो कि VA माइनस VB, जो कि बता रहा है कि सर कि हमेशा जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इन सबका मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना कि सर क्या चीज हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है। अभी जैसे मैं आपको एक सवाल करता हूं, जैसे ये सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ऐसे P, Q, R, S और T, ठीक है। यहां पर एक चार्ज है जो कि पॉइंट P से शुरू कर रहा है। अब P से ये चार्ज कहां चलता है, Q से गया R पे, R से गया S पे, S से गया T पर। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है, व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम P टू T, यानी P से T तक कितना वर्क डन किया गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, W इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q, है ना, और ये हो जाएगा सर VP माइनस VT, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो केवल P और T का लिया जाएगा। ये जो पाथ जिससे वो ट्रेवल करते हुए आया है उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाए, दोनों ही पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, दोनों ही पाथ पर डिपेंड नहीं करते। ये डिपेंड करते हैं कि पहली पोजीशन क्या है और लास्ट पोजीशन क्या है। तो वर्क डन हो जाएगा W इक्वल्स टू Q, V ऑफ P एंड V ऑफ T, इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर होगी मेरी बातें? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये चीज आपको नोट करके लिख लेनी है कि सर ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। ऑब्वियसली दूसरा और डायग्राम भी बना सकते हो इस तरह से क्वेश्चंस, है ना। देखो क्वेश्चन तो कैसे ही जा सकता है ना बोर्ड में, समझो उस चीज को। ये कह रहा है 1 2 3 4, ये कह रहा है सर यहां पर भी हमने चार्ज रख दिया, अब हम यहां इसको नाम दे देते हैं ABCD, और ऐसे डायग्राम बना दिया इस तरह से डायग्राम देख लो आप अलग अलग। यानी अब ये A वाला अलग अलग तरीके से होते हुए D तक जा रहा है, किसी भी पाथ से जाता है, किसी भी पाथ से जा सकता है, सीधा सीधा भी जा सकता है, ऐसे भी होकर जा सकता है, ऐसे होकर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे होकर ऐसे भी जा सकता है। तो आपसे कह रहा है कि सर A और D के बीच में क्या निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। किसके बीच में? A और D के बीच में। तो भाई यहां पर भी दे सकता है P, A और P के बीच में पूछ सकता है, D और P के बीच में, C और P के बीच में, B और P के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। अगर ये दोनों सेम डिफरेंस पे हैं, ये सभी सेम डिस्टेंस पर हैं, तो A से P, B से P, C से P और D से P सबके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो, तुम एग्जामिनर का पैटर्न समझो मेरे भाई, आग लगा दोगे अगर ये सब चीजें समझ के जाओगे। इसलिए इसका नाम स्कोर 90 सीरीज है, कि किसी भी तरह का सवाल आ जाए ना, यूं चुटकियों में उड़ा के आओगे, यूं चुटकियों में, ठीक है। बस पूरे वीडियो देख लेना, आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो भाई अगर ये इन सभी की डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस सेम होगी, यहां से डिस्टेंस सेम होगी, तो क्या होगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सभी का सेम होगा। क्लियर होगी ना होगी? अब A से D के लिए पूछ ले तो भाई अलग अलग पाथ से, बेशक जारा से, किसी भी पाथ से पूछ ले, लेकिन जो वर्क डन होगा वो क्या होगा सर, VA माइनस VD, या VB माइनस VD, या VC माइनस VD, किसी के भी लिए पूछ ले। समझ में आ गई मेरी बात? किस तरीके से जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, बस ध्यान रखें कि पहला और लास्ट के पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे एक बेहतरीन तरीके से सवाल। आइए अब अगली तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं आपको समझा रहा हूं। यानी कि अभी तक हमने समझा कि सर पोटेंशियल जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। जैसे पोटेंशियल सर डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा था, मैंने आपको बताया। अगर हम इसकी ये क्या हमारे पास में सर, ये हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आते हैं यानी डिस्टेंस कम करते हैं तो पोटेंशियल हाई हो जाता है ना। तो आर पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली, लेकिन स्क्वायर भी तो हो सकता है आर पर, नहीं पता। ई पर भी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो आने में उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना, ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो फिर पोटेंशियल और ज्यादा हाई हो जाएगा। तो यानी जो V है वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे नहीं डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक रिलेशन निकाला जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
एक छोटे से डेरिवेशन की तरफ से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आगे निकल आए हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो लेट कर लो कि सर यहां पर ना पॉइंट O है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। बात समझ में आई? यस सर। अब ये चार्ज रखा हुआ है तो ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे, है ना। बोलोगे सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा? पॉइंट A तक जाएगा, है ना। अच्छा जी, फिर सर इस पॉइंट A तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है, ऐसे मान लीजिए। अब हम एक चार्ज है उसको हम बहुत दूर से ला रहे हैं, इसके अगेंस्ट लाएंगे ना, ठीक है। तो हम सर उसको पॉइंट D से ला रहे थे, पॉइंट D से कहां लेकर आ रहे हैं? पॉइंट C पर, ऐसे। फिर पॉइंट C से कहां लेकर आएंगे? पॉइंट B पर, ऐसे लेकर आएंगे ना धीरे धीरे। फिर B से कहां लेकर आएंगे? E पर, फिर कहां? A पर, ऐसे लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो D से जब C की तरफ ला रहे हैं तो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हमने मान लिया सर माइनस का dx। अब माइनस क्यों है? क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं। पहले स्मॉल के लिए निकालेंगे ना, छोटी से डिस्टेंस के लिए, D से C के लिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या ले लेते हैं? x। और हम चार्ज जो ला रहे हैं उसका नाम है Q0, टेस्टिंग चार्ज है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ठीक है यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बढ़िया से समझ में आ गया। तो आप बोलोगे बाई कूलम्स लॉ, ठीक है, बाई कूलम्स लॉ क्या होगा? यहां पर एक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स विल वर्क। यहां पर जब एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा तो कितना काम करेगा? तो F इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर। अब इसको थोड़ी देर के लिए K मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हमें फोर्स निकालना है? नहीं सर, हमें निकालना है वर्क डन। और जैसे वर्क डन निकलेगा तब जाके हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल, क्योंकि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, सिंपल सी बात है। तो सर W का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा ही वर्क होगा। तो फोर्स कितना है? K Q0 अपॉन x स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस का dx, ठीक है जी। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इधर भी छोटा सा है। नाउ हम दोनों तरफ का इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड का इंटीग्रेशन जैसे ठोकेंगे तो इधर हो जाएगा dw, इधर हो जाएगा K Q0 अपॉन x स्क्वायर और माइनस का dx हो गया। सिंपल से मेरे साथ करते हुए चलो, कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं समझा रहा हूं जो आपको समझ में ना आए। अब एक बात है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट लगाते हैं। तो हम इस चार्ज को लेकर कहां से आ रहे थे सर? इन्फिनिटी से। और कहां तक लेकर आना है? A तक। और A तक क्या डिस्टेंस है? R है। तो इन्फिनिटी से R तक लेकर आना है, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है। इसलिए मैं आपको अपने साथ साथ कराते हुए चल रहा हूं। तो dw का क्या होगा? W हो जाएगा सर, ठीक है। इधर K Q0 बाहर हो जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा। क्या हो गया सर? dx अपॉन x स्क्वायर, इन्फिनिटी से लेकर R तक। कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर R तक। तो dw इज इक्वल टू हो गया माइनस K, सॉरी इंटीग्रेशन लगा रहे इससे पहले, Q0। अब क्या होगा सर? इन्फिनिटी से लेकर R तक, ये हो जाएगा dx x की पावर -2, है ना। ये नीचे था, ऊपर आएगा प्लस का हो जाएगा। एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीज आपके दिमाग में बैठना चाहिए ना, कैसे करते हैं। माइनस K Q0, ये हो गया सर। अब जो इंटीग्रेशन है, जितने बच्चों को पता है वो सारे कर दो भाई। इंटीग्रेशन का लॉ ये कहता है सर, इंटीग्रेशन चीजों को हाई करता है, बढ़ाता है। जैसे छोटा सा वर्क था तो होल वर्क निकाल दिया, तो ऐसे जो पावर थी माइनस थी उसमें एक ऐड हो जाती है, तो माइनस का 2 + 1, फिर जो ऊपर बना है वही नीचे आ जाता है। और कहां से? इन्फिनिटी से लेकर R तक। तो W इज इक्वल्स टू आ गया माइनस K Q0 x की पावर -1 अपॉन -1, इन्फिनिटी से R तक। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। K Q0 x की पावर -1 है, ये -1 नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी इन्फिनिटी से लेकर R तक। ये कितने बच्चों को आता है? सारे बच्चे कमेंट में लिख देना कि सर ये चीज तो हमें आती थी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या रखेंगे सर? अब लिमिट रखेंगे। K Q0 तो पहले रखते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस करके रखते हैं लोअर लिमिट। जिन लोगों को नहीं आता है समझ लो कि सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पर, फिर माइनस लगाते हैं, फिर उसी x की जगह पर लोअर लिमिट रखते हैं जो कि इन्फिनिटी दी हुई है। और 1/∞ का आंसर कौन देगा? 1/∞ की वैल्यू है कोई मैथ्स वाला बच्चा तो बोलेंगे सर 0। अब नहीं था तो समझ लो कि 1/∞ की वैल्यू होती है 0। तो W इज इक्वल्स टू होता है K Q Q0 अपॉन में R।
सही है जी, W निकल के आ गया। क्या अपन लोगों को W चाहिए? नहीं सर, क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन में Q। अब W कितना लिख रहा है? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालने जाओगे तो K की वैल्यू सभी को पता है, Q नॉट अपॉन R। अब कौन से चार्ज को लेकर आ रहे थे सर? Q नॉट को। तो वर्क डन भी किस पर होगा? Q नॉट पर होगा। तो भैया इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा? Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल आ गया KQ अपॉन में R। और K की वैल्यू रख दोगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। सॉरी मैं P ले रहा हूं, ये V होता है। क्या होता है? V, सॉरी। तो V इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि सर जो V की वैल्यू है वो R के अभी भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप ये डेरिवेशन आपके दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में एक छोटी चीज समझते हैं कि सर जब ये चीजें हमें समझ में आ गई कि पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक बार बताओ कि अगर R को डबल कर दूं तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? R अगर डबल होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कितने बच्चों को पता है और कितनों को नहीं पता है? ठीक है, इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये अगर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये वाला इंक्रीज होगा। तो अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं तो सर ये इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो पहले दिमाग में चलना चाहिए कि ये डिक्रीज होगा। ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये डबल इंक्रीज हो रहा है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर ये डबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। भाई डबल का उल्टा क्या होगा? हाफ होगा। सीधी सीधी बात है। तो V आधा रह जाएगा। कर लो, वरना 2 कर लो तो 2 से नीचे ही मल्टीप्लाई होगी, 2 से नीचे मल्टीप्लाई होगी तो पहले वाले का हाफ हो गया। इस तरह से लॉजिक वाली चीजें आपको समझते हुए चल रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आइए कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स टाइप के भी इस पे कर लेते हैं ताकि आपको हर एक बात समझ में आती रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लेकर कैसे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। ठीक है, चलो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने घर पर इसको ट्राई करना कॉपी पे। ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि कैसे डेरिवेशन सॉल्व होता है। अब जितने बच्चे ऐसे ना देख लिया और फिर छोड़ दिया, भाई छोड़ने वाला सीन नहीं है, छोड़ दोगे तो छूटा रह जाएगा। फिजिक्स में अगर 90 स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ में करनी पड़ेगी। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो। ठीक है, लगाओ अपनी कॉपी भी जल्दी से। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले छोटे लेवल से चलते हैं फिर आगे का बड़ा बड़ा लेवल करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो लिखा हुआ है 2 चार्जेस ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आर प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। कितने सेंटीमीटर दूर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। ठीक है, ये लिखो, यहां पर अंडरलाइन कर दो जो पूछ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। देखो यार, मैं सबसे पहले आपको क्या बताता हूं ना, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल पर अटैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ। आपके दिमाग चलना चाहिए उस डायग्राम में। ठीक है, तभी तो आप उसको एकदम बढ़िया से समझ पाओगे। भाई 2 चार्जेस मान लो, एक A है और एक B है। A पर कितना चार्ज है सर? 5 इंटू 10 की पावर -8। और B पर क्या चार्ज है? -3 इंटू 10 की पावर -8। इतना चार्ज है। और ये दोनों कितने सेंटीमीटर पर हैं? 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, ओके। अब इनके मिडल में यहां, ठीक है, यहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट C पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट C है। इस पॉइंट C पर मुझे क्या काम करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं बेटा। भाई फर्स्ट वाले से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ओनली 8 सेंटीमीटर की। और B वाले से भी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर जी? 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो बस इतना समझ गए तो आधा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो सर पॉइंट A के लिए VA इज इक्वल टू हो जाता है KQ अपॉन में R। अब सब बच्चे बताओ सर K की वैल्यू क्या होती है? K क्या है सर? K है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना। तो ये हो गया सर 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू क्या है सर? 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में जो हमारे पास में R है वो कितना सर जी? 8 सेंटीमीटर है। तो 8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है जी बच्चे, अच्छा जी। तो VA कितना आ गया जी? बोलो सर। 9 5 जा 45 इंटू 10 की पावर 9 यहाँ, 8 यहाँ, तो 1 बचा। फिर ये माइनस का 2 था, ऊपर जाके प्लस का 2 हो गया अपॉन में 8। तो VA इज इक्वल्स टू आ गया सर, इसको काट लो इससे, कितने टाइम कटेगा? 8 5 जा 40
ठीक है जी, फिर 5 आ गया, फिर 8 6 48 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, इतना आ गया। फिर सिमिलरली बी के लिए तो VB इज इक्वल्स टू हो जाएगा KQ अपॉन में यहां भी आ रहा है, तो VB इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू क्या है -3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन R, यहां पर भी सेम है सर, 8 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, हमें इसे काटना भी नहीं चाहिए था, तो आसानी से सॉल्व हो जाता, चलो काट दिया, कोई नहीं। VB इज इक्वल्स टू 9 3 जा माइनस का 27 और 10 की पावर 9 और यहाँ माइनस का 8, 9 में से 8 गया 1 + 2, तो VB अपॉन में 8 हो गया, तो VB इज इक्वल्स टू हो गया सर -27 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 8। 8 से काटोगे 8 3 जा 24 होगा, तो VB इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 3 पॉइंट समथिंग। 8 3 जा 24 होता है तो 3, फिर 8 4 जा 32 इंटू 10 की पावर 3, इतना हो जाएगा लगभग। अब जो टोटल पोटेंशियल निकलेगा मिड पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट आ रहा है यहाँ C पर, तो C पर निकालेंगे तो इसके ड्यू टू और इसके ड्यू टू जो उनको ऐड कर दो, तो जो टोटल हो जाएगा VC पर वो VA प्लस VB हो जाएगा। अब VA कितना है सर जी 5.6 इंटू 10 की पावर 3, और VB कितना है सर, प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ प्लस लगेगा लेकिन साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3.4 इंटू 10 की पावर 3। अब जो 10 की पावर 3 है उसको कॉमन ले लो, 5.6 में से 3.24 माइनस कर दो, 5 में से 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2 इंटू 10 की पावर 3, तो हमने पहली बाहर ले लिया था, तो ये VC आ जाएगा सर 2.2 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, ऐसे निकालना है। अब यहां सर माइनस की जगह पर अगर प्लस होता तो भाई ऐड हो जाता यहाँ पर सारा का सारा, ठीक है, माइनस है तो माइनस हो गया, प्लस होता तो ऐड हो जाता, बस इतनी बात ध्यान से समझनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चनों को डील करना है। पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब थोड़ा सा अलग टाइप का लेकर चलते हैं तो आपको वो भी समझ में आए, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में समझते हैं। भाई मान लो हमारे पास में चार्ज है, मतलब ये कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस पर हमें क्या काम करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट इनसाइड, ठीक है जी, पहली पोजीशन। दूसरा सर जी ऑन सरफेस, और तीसरा आउटसाइड ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के आउटसाइड भी निकालना है। दूसरा अब देखो क्या करना है, दोनों चीजें निकालनी है, फील्ड भी और पोटेंशियल भी, इस कंडक्टर के कहां इनसाइड, ऑन द सरफेस, एंड मान लो यहाँ पॉइंट P पर, यहाँ Q पर और यहाँ R पर, ये तीन अलग अलग पॉइंट हैं। तीनों अलग अलग पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सबसे पहले बात करें इनसाइड, तो भैया इसके इनसाइड तो कोई चार्ज है नहीं, अब इनसाइड चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फील्ड तो तभी होगा ना जब चार्ज होगा, तो अंदर कोई चार्ज नहीं जा रहा है इसलिए फील्ड 0 हो गया। यहां जो है, यहां फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, चार्ज है यहां पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, इससे दूर जाएंगे तो वीक फील्ड बनाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो। अब बात करते हैं कि सर पोटेंशियल क्या होगा। अब पोटेंशियल के लिए चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा सर, या फिर तो मान लो यहां पर कोई चार्ज है, अब इस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं यहां, क्लोज, तो भाई यहां पर तो पोटेंशियल कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल कैसा हो रहा है, वीक हो रहा है यहां भी। लेकिन जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ना, स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वेरी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मान लो यहां से यहां तक ला रहे थे, पहले 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, ठीक है, फिर 100 या 120, मान लो यहां आते आते 120 वोल्ट हो गया। अब जैसे ही 120 वोल्ट हुआ तो भैया यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। अब मैं इसके अंदर जाना चाह रहा हूं, तो अंदर जाने पर क्या होगा, तो अंदर जाने पर ये 0 हो जाएगा क्या, देखो सबसे बड़ी बात है, तो बहुत सारे बच्चे लिख देंगे 0 हो जाएगा, लेकिन जिसने 0 लिख दिया वो ही भैया चला गया, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां आकर कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट हो गया तो यहां अंदर जाएगा तो यही वाली वैल्यू से जाएगा जो वैल्यू इसकी थी, क्योंकि यहां कोई चार्ज है नहीं और यहां कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसको इसके अगेंस्ट किसी को काम ही नहीं करना है, तो जिस वैल्यू से जा रहा था उसी वैल्यू से यहां पर आएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, अंदर जाने पर ही कांस्टेंट हो जाएगा।
तो ये बात आपको समझनी थी जो मुझे समझानी थी। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सर देयर आर कुछ ड्रॉप्स हैं, मान लो 8 ड्रॉप्स हैं, ठीक है सर। आप लिखोगे देयर आर 8 ड्रॉप्स, ठीक है, ऑफ वाटर कर लो, ठीक है, ईच रेडियस स्मॉल आर एंड हैविंग पोटेंशियल, इनका जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है ऑन ईच ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। ऑन कंबाइनिंग देम, इनको जोड़ने पर, ठीक है, अ लार्ज ड्रॉप फॉर्म्ड, एक बड़ी ड्रॉप बनती है, देन फाइंड इट्स पोटेंशियल। ये क्वेश्चन है जबरदस्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना, है ना, बढ़िया से। क्या कह रहा है कि सर 8 ड्रॉप्स हैं, उन 8 ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, तो उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना है, जबकि इस ड्रॉप का जो है क्या है, पोटेंशियल 3 है हर एक ड्रॉप का। तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया से समझना, एकदम बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो क्या करना है सर, जब ये 8 ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाएगी तो वॉल्यूम सेम रहेगा, इन्हीं का वॉल्यूम यूज करके आगे बनाया जा रहा है। तो आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है जी। तो 8 ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बड़ी वाली जो है उसकी रेडियस आपको कुछ और लेनी पड़ेगी भाई, इनकी तो हर किसी की रेडियस स्मॉल आर दे रखी थी, इसकी रेडियस हमने मान ली लेट कर ली कैपिटल आर है। तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर जो आ जाएगा सर 8 आर का क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो आर जो है वो आ जाएगा 2r के बराबर, यानी जो आर है वो स्मॉल 2r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कैपिटल आर की रेडियस आ गई, इतना होगा। अब सिंपल सी बात है, ठीक है, ध्यान से समझना कि सर रेडियस हमारी निकल कर आ गई कोई, तो जो पोटेंशियल होगा v डैश वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, नया जो पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा सर k q अपॉन में r। अब ये जो q है वो किस पर है सर, 8 ड्रॉप्स पर जो चार्ज था। अब चार्ज मैंने लिखा नहीं है ना, चलो चार्ज को भी 3 कूलम मान लो, 3 कूलम एंड 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर हुआ क्या कि जो चार्ज है वो 3 वोल्ट है, ठीक है, 3 कूलम का चार्ज है। तो v डैश इज इक्वल्स टू हो गया k, कितनी ड्रॉप्स थी सर, 8 ड्रॉप्स थी, और एक ड्रॉप पर कितना चार्ज है, 3 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है सर, r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू कितनी है सर, 2r है, तो आप यहां रख दोगे सर 2r, ठीक है, 2r रख दोगे। तो आप जैसे इन सबको सॉल्व करोगे तो 2 से गया 4 टाइम, तो v डैश जो आ जाएगा 4 3 जा 12 वोल्ट। तो जो हमारी नई ड्रॉप बनी थी, उस नई ड्रॉप पर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। तो यहां पर वो क्या काम कर सकता है, 8 की जगह पर कुछ अलग अलग वैल्यूज भी दे सकता है। तो सेम सबके साथ फंडा रखना है ताकि आपको बेस्ट तरीके से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ और डेरिवेशन पर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एट इक्वेटोरियल, तो ये सब भी हमें करना है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल को कवर, ठीक है। मजा आ जाए तो बस क्या काम करना है, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है सर, ये एक डाइपोल है, इस पर माइनस और प्लस 2 चार्जेस होते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस 2l होती है, ठीक है, कहीं 2a ले रखा है, कहीं 2l ले रखा है, कहीं 2d, कहीं 2x, उससे कोई वेराई नहीं करता, बस आप समझना, ठीक है। अब इसके ड्यू टू मुझे एक्सियल पॉइंट पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ही मुझे क्या काम करना है, एक वैल्यू फाइंड करके देनी है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक L मान लीजिए, ये वाली यहाँ से यहाँ तक L मान लीजिए, तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में करते हुए आ रहे हो सर। डिस्टेंस ऑफ P, जो डिस्टेंस ऑफ P होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से जो होगी वो r माइनस एक्स हो जाएगी, सॉरी r ले लो, चलो इसको x की जगह r ले लो वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, r माइनस एल हो गया। फिर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया r प्लस एल,
है ना। क्यों हो जाएगा सर, एक बार बता दो हमें ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखो बेटा, आर जो है यहां से यहां तक की वैल्यू है ये, और हमें निकालनी है यहां से, तो ये वाली वैल्यू तो एक्स्ट्रा आ रही है ना, तो आर में से इस वाली वैल्यू को एक्स्ट्रा को हटा दो तो कितनी बची, आर माइनस एल। ये जो डिस्टेंस होगी इसमें से माइनस हो जाएगी। दूसरा क्या है सर, हमें माइनस से लेना है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक किया आर। अब हमें इधर और चलना है, इधर और चलना है, तो ये आर और प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा इस तरह से। तो आप लिखोगे सर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से जो होगा पोटेंशियल, वो मान लो VA है, वो कितना हो जाएगा सर, K Q अपॉन में R माइनस एल। इसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू जो होगा वो VB इक्वल्स टू हो जाएगा K माइनस का Q अपॉन R प्लस एल, क्योंकि प्लस से जो डिस्टेंस वो R माइनस एल है और माइनस से जो डिस्टेंस है वो R प्लस एल है। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो जाएगा सर VA प्लस बाई VB। अब VA कितना है, KQ अपॉन में R माइनस एल, और VB कितना है, तो आप बोलोगे सर माइनस KQ अपॉन में R प्लस एल। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया KQ अपॉन R माइनस एल, और ये हो गया KQ अपॉन में R प्लस एल। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो आप सबको पता है कि हम लोग इसका तामझाम करेंगे, कॉमन लेंगे पहले, और फिर क्या बचा 1 अपॉन R माइनस एल, और ये हो गया 1 प्लस R प्लस एल। अब बच्चों क्या करना है आपको, ठीक है, एलसीएम लेना है, R प्लस एल माइनस R माइनस एल अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, A प्लस बी और A माइनस बी, सबको पता है यार, ये तो छोटे छोटे फंडे। तो KQ R प्लस एल माइनस R प्लस एल अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। भैया ये R से R कैंसिल हो जाएगा, सॉरी L नहीं होगा, L को तो हम जबरदस्ती काट रहे हैं, हमारे दिमाग में आ रहा है तो हमने काट दिया। ये हो गया 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले बताओ। देखो भाई मेरे, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारा का सारा धरा रह जाएगा मेहनत जो हम करा रहे हैं, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो KQ और ये हो गया आपके पास में 2L को एक साथ लिख लो अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ जो पोटेंशियल निकल कर आया वो हो गया सर, ये वैल्यू तो P हो जाती है, KP अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब L बहुत बहुत छोटा है R से, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लाइजेबल, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, KP अपॉन में R स्क्वायर। सिंपल सी बात है बेटे, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से आपको समझना है, इसको सॉल्व करना है और फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। राइट डाउन कर लो इसको फटाफट से। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल। फिर इसी का भाई आएगा जो कि हमें कहां निकालना है, एट इक्वेटोरियल पर निकालना है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल के लिए भी हम कंडीशन समझाएंगे, आ जाओ जल्दी फटाफट। ओके गाइज, अगला पॉइंट है सर इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल सरफेस। तो इक्वेटोरियल कहां होता है सर जी, वाई एक्सिस पर होता है। ये हमारे पास चार्ज है माइनस से प्लस, यहां से हम लोग निकाल लें यहाँ पॉइंट P पर, तो इसके ड्यू टू ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी नहीं इसमें, है ना, डायरेक्शन नहीं होगी, तो भैया ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस L होती है और ये L होती है, ये 2L होती है, ये सबको पता है। ये वाली डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लेंगे इसको, R होती है। अब सिंपल सी समझो सर, 10th उसमें सॉरी हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था कि जो ये डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगी। तो अब हम निकालते हैं सर जी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकालेंगे तो VA इज इक्वल्स टू आ जाएगा KQ अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज से निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए VB हो जाएगा KQ, क्यों कैसा है, नेगेटिव है, रूट में R स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। जब टोटल करने जाएंगे तो V टोटल जब निकालेंगे तो VA प्लस VB ऐड हो जाएगा। VA है KQ अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर प्लस माइनस माइनस KQ अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जो टोटल है वो कितना हो गया, 0। यानी इक्वेटोरियल पर एट द एक्सिस ऑफ y देयर विल बी नो पोटेंशियल। यहां y पर पॉइंट P पर कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, और अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो यानी इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। बात समझना ध्यान से, यानी एक्सियल पर पोटेंशियल कितना था, KP अपॉन R स्क्वायर।
और इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल क्या है, इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम परपेंडिकुलरली किसी भी चीज का क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलरली अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो कितना हो जाता है 0, यानी परपेंडिकुलर पर ये काम नहीं करता। समझ में आ गई मेरी बात? यानी परपेंडिकुलर पोटेंशियल किसी भी सरफेस पर कितना होता है, 0 होता है, 0 परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब इतना करने के बाद में सर एक दिमाग में बहुत देर से चीज चल रही है, पता है क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्या चीज है। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि सर V और E में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और फिर आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन होता है? सोचकर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किससे बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना है चार्ज से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किससे बना है, चार्ज से। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है ना? अब ये जानना चाहते हो कि सर रिलेशन हो सकता है, तो उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, अब लाइक कर दिया तो अब समझो भाई ये भी चार्ज से बना, ये भी चार्ज से बना है, तो रिलेशन तो होगा ही होगा। तो एक रिलेशन डाल लो बहुत छोटा सा लेकिन गजब का है, जिसका नाम है सर जी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी रिलेशन को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। है ना बढ़िया चीज, एक रिलेशन भी आ गया और उस रिलेशन का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट बताता है चेंज इन पोटेंशियल। सोचकर देखो मैंने अभी क्या कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। अब ये जब डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल भी वेराई कर रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसी चेंज को कहते हैं ग्रेडियंट कितना हुआ, यानी पहले पोटेंशियल क्या था और बाद में पोटेंशियल क्या हो गया जब हमने उसकी डिस्टेंस बदल दी। इसी को कह रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आ जाओ यहां करा देते हैं, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन कराएंगे, उसके बाद फिर रिलेशन भी कराएंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मजा आ रहा हो वीडियो में एकदम तगड़े से समझ में आई तो यार प्लीज है ना इतना जरूर करना है कि लाइक शेयर जरूर करना है, और मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना है कि हाँ सर बढ़िया पढ़ाया, ऐसी सीरीज इसको कंटिन्यू रखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हम क्या समझ रहे थे सर, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड में, दोनों में रिलेशन समझ रहे हैं, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे थे सर क्या होता है। तो मैंने कहा जैसे कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, कि जैसे जैसे डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिस्टेंस बढ़ रही है या घट रही है तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होता रहेगा, पोटेंशियल में वेरिएशन आएगा, तो इसी वेरिएशन को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, समझ में आई बातें? अच्छा, अब बात आती है इनमें रिलेशन की, कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो आओ रिलेशन भी समझ लेते हैं। तो सर रिलेशन ये होता है कि लेट कर लो कि एक चार्ज है हमारे पास में, क्या है, एक चार्ज है, कि लेट देयर इज अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रखा हुआ उस पर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स लग जाएगा। अब फोर्स लगा है तो उस चार्ज को मूव करने के लिए पोटेंशियल तो तभी आएगा जब वो मूव करेगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं सर, द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी जा रहा है तो वर्क डन करना पड़ेगा। W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dW इज इक्वल्स टू F इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट माइनस का dx। तो dW F की वैल्यू रख दी QE माइनस का dx। अब ये इधर आएगा तो dW अपॉन में Q E इंटू माइनस का dx हो गया। सोच कर देखो, अब dW अपॉन Q क्या होता है, ये तो सर सबने पढ़ा है ना, क्या होता है सर, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा V के, और ये हो गया सर E इंटू माइनस का D को डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा x। डेल्टा x इधर उठ के आ जाएगा तो क्या हो गया सर, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू E, और E कैसा है, माइनस का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो ये जो चीज है ना, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यही क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर या पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, और ये किसके इक्वल होता है, नेगेटिव रेट का। तो इनमें रिलेशन क्या हुआ, आप बोलोगे सर द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव रेट, यानी इसका जो नेगेटिव रेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और एसआई यूनिट बन जाता है
एक और एसआई यूनिट यहां से बन जाता है, तो डेल्टा वी का क्या होता है, वोल्ट, और डिस्टेंस है तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो एक और बन गया इसका वोल्ट मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और एसआई यूनिट बनकर तैयार होगा जिसका नाम है वोल्ट अपॉन में मीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, चलो तो ठीक है बच्चों, आपने अभी समझा कि एक रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था सर किस किस के बीच में। तो हमने एक रिलेशन फाइंड किया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनके बीच में जो रिलेशन आया है वो सर आया E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, या कई जगह पर आप देखना को मिलेगा माइनस डी ओवर डी आर। ठीक है, कोई सा भी ले लो, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से सर ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आप इसको बार बार इतना जोर देकर पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा भाई इस सीरीज का नाम है स्कोर 90 सीरीज, तो हर एक चीज आपको बताकर चलना बहुत जरूरी है। आइए इससे सवाल बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं आइए समझते हैं। ठीक है बेटे, तो देखो मेरे भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है ग्राफ को लेकर। ठीक है, ग्राफ, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा ई है वो कैसे आ रहा है सर, ई के बीच में और आर के बीच में रिलेशन होता ही है, और V और R के बीच में रिलेशन होता ही है। ठीक है जी, भी ये V के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V R के, और ये जो E है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये वाला है V प्रोपोर्शनल टू IR, और अब जो ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है ये है सर जी E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। रीजन आपको समझ में आ गया कि ये केवल R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये R स्क्वायर के, तो ये और डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, तो E और R के बीच में ये ग्राफ बनकर रेडी हो गया। अब ऐसे ही ग्राफों से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बनेगा, भाई आपको एक ऐसा ग्राफ दे देगा, ठीक है, V वर्सेस X का ग्राफ दे दिया, X मतलब डिस्प्लेसमेंट है और V मतलब क्या, पोटेंशियल है, सबको पता है। अब ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है, समझ में आया। अब यहां मान लो कि यहां का पॉइंट है O, फिर ये A है, ये D है, ये B है, ऐसे कोई भी पॉइंट दे दिया, तो आपसे कहेगा फाइंड या इन विच पॉइंट, एट विच पॉइंट, ठीक है, विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके आपसे पूछेगा कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। है ना मजेदार क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, ये जो लाइन है आपको दिख रहा है कि सर ये जो लाइन है O2A एक फ्लैट लाइन है, और जब फ्लैट लाइन होगी तो यानी कोई चेंज नहीं आ रहा। अब कोई चेंज नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो O से A तक क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बात समझ में आई? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा चलते हैं सर, पॉइंट D पर आ जाओ। जब पॉइंट D पर निकालेंगे तो पॉइंट D पर यहां पे एक स्लोप डाल दो, एक स्लोप, ये स्लोप। अब ये स्लोप देखो, ये स्लोप क्या है सर, ये 90 से बड़ा है ना, ये जो स्लोप है वो 90 से ग्रेटर देन है थीटा। ठीक है, यहां जो थीटा बन रहा है वो 90 से ग्रेटर देन है। अगर थीटा 90 से ग्रेटर देन है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव कहां होगा सर जी, एट पॉइंट डी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। थर्ड है सर बी पर, तो बी पर भी ऐसे स्लोप डाल लो, ऐसे देख रहे हो ना, एक ऐसे स्लोप डाल दिया। अब स्लोप डाल दिया तो यहां जो थीटा है वो 90 से स्मॉलर देन है, छोटा है, तो जब 90 से छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि सर कैसे हमें करना है, किस तरह से हमें इसको देखना है कि अगर इस तरह से ग्राफ आ जाते हैं तो उस पर स्लोप डालकर देखना है कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट में डाल लेना, इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर अनदर क्वेश्चन कौन सा आएगा, कोई दूसरा टाइप भी आता है? हाँ जी, कहेगा सर ऐसे है, v इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
एट x इज इक्वल्स टू 2। जब x की वैल्यू 2 हो जाए तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इसका क्या मतलब है सर, v दे रखा है हमें, v इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवा रहा है जब x कितना है, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सर E और V में क्या रिलेशन है, सर E इज इक्वल्स टू होता है dv ओवर dx। तो यानी V का हमें क्या करना है, ये जो लाइन है किसको बताती है सर, ये डिफरेंशिएशन को बताती है, ठीक है ना। तो हमें यहां पर इसका V का डिफरेंशिएशन करना है। तो E इज इक्वल्स टू हो गया d ओवर dx, किसका, 6x स्क्वायर का। तो हमें डिफरेंशिएशन पता है कि सर जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं 6 आगे आ जाएगा, पावर और आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो सर ये हो गया E इज इक्वल्स टू, ये माइनस में भी होता है, ठीक है, माइनस में कितना हो गया, 6 2 12 x। अब x कितना दिया है सर जी, 2 दिया है, तो x की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 रख देंगे तो E इज इक्वल्स टू हो गया -12 इंटू 2, कितना हो गया -24 वोल्ट पर मीटर। कितना आ गया, वोल्ट पर मीटर। तो इसके जैसा भी अगर सवाल पूछा जाए तो भाई खींच के बताओ, तगड़ा आप लोग उधेड़ दोगे ना क्वेश्चन को, मतलब कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं आपको किसी भी तरीके से। तो मैंने आपको 2 तरीके के क्वेश्चन बता दिए, इनमें से इसके लेवल से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप देख लेना उठाकर कॉपी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेना, ठीक है। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है, कर लो इनको। अगली जब ये सारे चैप्टर कंप्लीट करा देंगे तो अगली सीरीज न्यूमेरिकल के लिए लेकर आएंगे, जिसमें बेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल पिक करके दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो, इस जैसे क्वेश्चन को बहुत सारे रिपीट कर लो, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो तो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है सर जी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी देखो, अभी लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं 2025 में, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पूछा गया था एट एक्सियल और इक्विटोरियल पर, सीधा सीधा डेरिवेशन पूछा गया। देखो कितना आसान था सर जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन यहां से आया था। तो देखिए अब जो भी मैंने इससे पहले वाले में कराया है, इन रिलेशन से पहले ही कराया भी, इक्विटोरियल पर 0 होता है और एक्सियल पर कितना आता है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P/r² निकल के आता है। तो वो वाले दोनों डेरिवेशन बढ़िया से कर लेना एकदम झक्कास तरीके से। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप कहोगे सर मजा आ गया, हर एक चीज का कंटेंट आपने दिया, और आपको मजा आए तो बस एक काम करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है, तगड़े तरीके से इस बार पहुंचा दो 10K सब्सक्राइबर के आसपास, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक की तरफ चलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तुम बस मेरा कंटेंट देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस सर करा रहे हैं, किस तरह की चीजें डिटेल में हर एक चीज आपको कंप्लीट करा रहे हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। एक ये जो है इससे सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, आओ समझाता हूं कैसे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, आई थिंक ये आप सबने पढ़ लिया होगा, लेकिन अब जो पढ़ोगे उसमें और जो पहले पढ़ा था उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। देखो ऐसा इनक्लोज्ड सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सरफेस आपसे ड्रॉ करता हूं और आपसे बहुत सारे सरफेस ड्रॉ करवाऊंगा ताकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। पहली चीज होता है सर, ये क्या है, एक सर्कुलर सर्किट है। जैसे ही मैं इसको चार्ज देता हूं तो चार्ज इक्वली इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका सेंटर हो गया, तो जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, तो इसके हर पॉइंट पर किसी भी पॉइंट ले लो, जैसे यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां अलग अलग पॉइंट्स ले लिए, इनको नाम दे दो A, B, C, D, E और F। तो हर एक पॉइंट पर जब चार्ज सेम है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि सर इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब जो V है, V सर 2 ही चीजों पर डिपेंड करता है, पहली चीज होता है Q और दूसरी चीज होता है R, बाकी K तो कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू Q ओवर R। अब आप R देखो तो सर R तो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है क्योंकि बिकॉज ऑफ रेडियस। अब R सभी में सेम है तो क्या सेम होना चाहिए था, चार्ज। अब चार्ज को जब मैंने इस पूरे कंडक्टर को दिया तो इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हर पॉइंट पर चार्ज भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो पोटेंशियल भी सभी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, जिसके हर एक पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है।
अब जैसे मैंने कहा कि सर ये मैंने सर्कुलर सरफेस लिया है, इस पर क्या हो गया, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं इस पर, उन सभी पर क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है, तो इसकी लेंथ भी सेम होगी, चार्ज भी सेम हो गया, इसकी वजह से पूरे सरफेस पर पोटेंशियल भी सेम हो गया। अब दूसरी बात यह है कि सर अगर हमें सर्कुलर सरफेस ना देकर कुछ वैल्यू दे देता, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता, आइए इसको भी लेकर करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उसने ये कह दिया कि सर हमारे पास में -2 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम के दो सरफेस हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो सर इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगा और क्यों होगा। तो सबसे पहली बात यह है सर, ये वाला चार्ज कैसा है, माइनस का, ये वाला चार्ज कैसा है, प्लस का है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि सर इनके बीच में कहां इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो आप बोलोगे सर ये दोनों क्या कर रहे हैं, डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। भाई डाइपोल आपने पढ़ा है सर, क्या है सर, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखे होते हैं, और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यहां कितने की है, 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों ने क्या बना लिया, इन दोनों ने बना लिया सर एक मतलब क्या, सॉरी तो सर इन दोनों ने एक डाइपोल बना दिया, क्या बना दिया, डाइपोल। अब जब डाइपोल बन गया तो चार्ज का अमाउंट तो दोनों जगह पर सेम है, पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी चार्ज सेम है, तो क्या और सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस और सेम होनी चाहिए। अब डिस्टेंस कहां होगी सेम, सर जी डिस्टेंस होगी इन दोनों के मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट क्या है, सी। यहां से देखिए तो मिड पॉइंट 1.5 हो गया, यहां से देखिए तो डिस्टेंस 1.5 होगी। तो बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगा, एट पॉइंट सी पर, क्योंकि V की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, Q और R पर। अब Q तो यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, दोनों जगह सेम है, तो क्या सेम करना था, R सेम करना था। तो R कहां पर सेम होगा, सर जी मिड पॉइंट पर, और जैसे ही मिड पॉइंट पर जाएंगे तो चार्ज अमाउंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। अब दोनों सेम होगी तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां हो गया, तो आप बोलोगे सर इक्विपोटेंशियल सरफेस will be at मिड पॉइंट। कौन से पॉइंट पर होगा, मिड पॉइंट पर। क्लियर होगी मेरी बात, बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है कि सर अगर हमें ये दोनों सेम ना देकर अलग अलग वैल्यूज दे दे, एक कह दे 3 माइक्रोकुलाम है, दूसरा कह दे 2 माइक्रोकुलाम है, और ये दोनों 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, तब कैसे निकालेंगे सर हम। तो तब बेटा कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लो, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। भाई यहां से जो डिस्टेंस ले लोगे कि यहां से जो पॉइंट है वो x मीटर की डिस्टेंस पर है, और यहां से जो पॉइंट है वो 6 माइनस x की डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए पोटेंशियल निकालो, और इस वाले चार्ज के लिए, ठीक है, पोटेंशियल निकालो और दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x की जो भी वैल्यू आएगी वहां पर आपका क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अब बोलोगे सर करके दिखा दो, तो कर देते हैं भैया, आ जाओ। सबसे पहले V1 निकालेंगे, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल्स होता है KQ अपॉन में R। तो मैं डायरेक्ट रखूंगा सर, V1 की वैल्यू हो गई, K तो ऐसी रहने दो, Q कितना है 3 माइक्रोकुलाम, अपॉन में कितना है X है। इधर क्या लोगे सर जी, K, और Q कितना है 2 माइक्रोकुलाम अपॉन 6 माइनस X है। माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम, K से K कट गया, ठीक है जी। कितना हो गया मेरे बच्चे, सर ये हो गया 3 अपॉन x और 2 अपॉन 6 माइनस एक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा 18 माइनस 3x, और ये लेकर जाओगे तो 2x। इसको इधर लेकर आओगे तो 18 इज इक्वल्स टू 5x। x से डिवाइड कर दो इसको, 18 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3.6 सेंटीमीटर। यानी अगर टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर थी, तो फर्स्ट वाले से कितनी डिस्टेंस पर, फर्स्ट वाले से 3.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और सेकंड वाले से 6 में से माइनस कर दो 3.6 को, तो कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, और सेकंड वाले से 2.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट डाउन कर लो दोनों क्वेश्चन। तो अब बताओ मुझे, इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर कोई भी सवाल छूट जाए तो भैया आप ये कहोगे ना सर मजा नहीं आया पढ़ने में, लेकिन अब आपने देख लिया कि किस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो अब बताओ अब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा है।
अभी तो शुरुआत है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, बस इतना आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, जब हमने इन सब चीजों को कर लिया तो सर इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आइए उन प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं बेहतरीन तरीके से, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो बेटा, जब हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को बढ़िया तरीके से समझ लिया तो अब इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। भाई, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो आराम से समझो क्या कह रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। मींस मैं यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आए। ये इसका सेंटर हो गया, इस पर हमने चार्ज दे दिया तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया आराम से, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप कहोगे सर इसके पॉइंट ये कोई भी ए, बी, सी, डी और ई। आप कहो सर कोई भी 2 पॉइंट ले लो रैंडम, ए से डी ले लो या सी ले लो, ए से ई ले लो, जो भी लेना है वो ले लो। कह रहा इनके बीच में, किसी के भी बीच में कोई 2 पॉइंट ले लो, उनके बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा सर? रीजन ये है क्योंकि जो भी पोटेंशियल A पर होगा वही पोटेंशियल C पर होगा। क्यों? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है कि पहली पोजीशन क्या है और लास्ट पोजीशन क्या है। बताया था नहीं बताया था? फर्स्ट और इनिशियल, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। अब ये कितना भी डिस्टेंस कवर कर ले उससे कोई मतलब नहीं है इसका। तो जो भी A पर होगा वही C पर होगा, तो VA माइनस VC या VA माइनस VB जो भी होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो आप मुझे बताओ W इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू Q, ठीक है। तो VA माइनस VB, ठीक है, और इंटू में क्या हो गया? Q। अगर ये 0 हो गया तो वर्क भी कितना हो गया? 0। Hence there will be no work done during या moving a charge on a equipotential surface। इसका मतलब है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप चार्ज को मूव करा रहे हो तो वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसका मतलब समझ में आया आपको? चलिए, ये तो सबने बता दिया होगा कि वर्क डन 0 होता है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसका मतलब होता है कि कोई भी चार्ज यहां मूव नहीं करेगा। इट मींस चार्ज पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो A से B तक, A से C तक, A से E तक जाने में कोई चार्ज काम ही नहीं कर रहा भाई, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। दूसरी बात कह रहा है सर द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी आप ऐसे ड्रॉ कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे पास होंगी सर जी? इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर पास होती है हमेशा। या ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है, ओके। तीसरी बात है कि सर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सीधी बात है सर, अगर मैंने 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस को कट कर दिया तो इसकी भी तो फील्ड लाइन होंगी, इसकी फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। और आपने पढ़ा है कि सर 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो उनकी फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट कर जाएगी, और फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर दी तो वो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा डायग्राम बनता है 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तुरंत लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। बढ़िया तरीके से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो आपने पहले करवाया था, बट मैंने इसको बाद में करवाना है पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि टॉर्क भी इसी से रिलेटेड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दोनों को साथ में कवर करा देते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो बच्चे, एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो बच्चे हमारे पास क्या है कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जो कि इंफिनिटी पर रखा है। सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक चार्ज नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अब इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम इधर लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लेकर आते हैं। तो जब इस स्पेसिफिक पोजीशन पर लेकर आएंगे तो इसको यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना वर्क डन करना पड़ता है इसी को हम क्या कहते हैं? एक
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी इन्फिनिटी पर रखे हुए किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को उठाकर लेकर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लेकर आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन। बस इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, सर आप समझ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कह देते हैं। तो मान लो कि हमारे पास में सिस्टम ऑफ चार्जेस में ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है सर, R है। अब इस चार्ज को उठाकर यहां लेकर आ रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा सर। तो आप बोलोगे सर जो पोटेंशियल होगा Q1 पर, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन में R। फिर सर क्या हो जाएगा, तो वर्क डन जो कितना होता है सर, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, तो W इज इक्वल्स टू हो गया V1 इंटू Q2, क्योंकि Q2 को लेकर आ रहे हैं कहां पर, V1 पर, तो W इज इक्वल्स टू हो गया सर V1 इंटू Q2। अब V1 की वैल्यू क्या है सर, ये है 1/4πε0 Q1 अपॉन में R इंटू Q2। तो सीधा सीधा हो जाता है सर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। इतना वर्क डन करना पड़ता है, और यही जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गई बात। इससे ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते हैं, बस कभी कभी इसकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशन ही इसकी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो वीडियो है मैं आपको ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ो। तो इसका भी केवल पार्ट 1 ही मैं आपको करा रहा हूं, जिसमें हमने किसको समझा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश की है। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग केवल और केवल कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज समझ में आए, क्योंकि ये स्कोर 90 सीरीज है, तो इसमें कम से कम मैं बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपको कराना चाहता हूं कि एकदम बढ़िया तरीके की तैयारी हो, जिसमें आपको लगे, एक फील आए अंदर से, लगे कि सर हाँ एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सर कि जब हम एक डाइपोल को कहां रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो वो रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो क्या होगा सर जी, उस पर वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो एनर्जी बनाएगा, तो वही एनर्जी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए सर, वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मेरा कहने का ये है कि सर अगर हम किसी भी, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को रख देते हैं, ये एक डाइपोल है, ठीक है, जो कितना एंगल बना के रखा गया है सर, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जब रखा गया है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l sin थीटा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2l। तो सर ये जब रोटेट करेगा इस तरह से, जब इस पर फोर्स लगेगा, एक ऐसे फोर्स लगेगा, एक जिसे टॉर्क कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, तो ये ऐसे करके रोटेट करेगा। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा सर, इस पर वर्क डन होगा, और वही वर्क डन हमें निकालना है। तो आप लिखोगे सर फोर्स ऑन अ डाइपोल, ऑन अ डाइपोल, तो एक्चुअली वो फोर्स नहीं है, वो चीज इक्वल है किसके, टॉर्क के इक्वल है। और टॉर्क कितना आता है, वो आता है सर PE sin थीटा, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में बढ़िया से कवर किया होगा। अब यहां पर टॉ मिल गया हमें, तो सर वर्क डन कितना हो जाता है, निकालना है, वर्क डन ऑन रोटेटिंग एंगल d थीटा। अगर d थीटा एंगल रोटेट कर दें तो वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, टॉ इंटू d थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो w इज इक्वल्स टू आ गया, टॉ की वैल्यू रख दो PE sin थीटा इंटू d थीटा। कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। सर w इज इक्वल्स टू हो गया PE बाहर हो गया sin थीटा इंटू d थीटा, कहां से लेकर, θ1 से θ2। तो W इज इक्वल्स टू PE, साइन का जो इंटीग्रेशन कितना होता है, कौन बच्चा बताएगा, कमेंट करके बता देना कि सर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, 2 रुपए का सवाल है। तो सर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा। कई सारे बच्चे कह रहे होंगे कॉस थीटा होता है, सर भैया कॉस थीटा नहीं होता, माइनस कॉस थीटा होता है। सर माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, कॉस थीटा, θ1 से लेकर θ2 तक। जब इसको प्लेस करेंगे तो PE ये हो जाएगा सर cos θ2 माइनस cos θ1, लिमिट रख देंगे भाई साहब। अब जैसे लिमिट रख दी तो सर ये अंदर जाएगा, ठीक है जी, माइनस का साइन अंदर कर देते हैं, ये हो गया PE cos θ1 तो हो गया पॉजिटिव और cos θ2 हो गया नेगेटिव, ये बनकर तैयार होगी जी आपकी। अब अगर हम लेट से कर ले कि θ1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल्स टू थीटा, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE cos 0 माइनस cos थीटा। तो यहां से आ गया सर W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस cos थीटा, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गई
यही आपकी क्या है सर जी, पोटेंशियल एनर्जी है या वर्क डन है। ये जो वर्क डन हुआ यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये सवाल आपका था जो इस चैप्टर का लास्ट था। आई होप आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब कोई भी क्वेरी आपको रह जाती है तो मुझे कमेंट में कर देना, और अगर मजा आया हो इस वीडियो को देखकर तो भाई साहब बस अपना प्यार देना, अपने भाई को सपोर्ट करना। ठीक है भाई, इस बार बढ़िया से कर दूं, हर एक चैप्टर की वीडियो बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, बस ध्यान रखना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में।